टू डेटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इस वीडियो के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम ये देखें कि सीक्वेंस डाटा जो है वो क्या होता है, क्योंकि जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हैं वो सीक्वेंस डाटा के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस डाटा के कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देखेंगे। ऑनवर्ड्स हम कुछ नोटेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसको यूज़ करते हुए हम आरएनएन जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड नंबर पे हम ये देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड फुली कनेक्टेड नेटवर्क है, वो सीक्वेंस डाटा के लिए क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता। और फाइनली हम देखेंगे कि आरएनएन जो है या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपगेशन जो है वो किस तरह से होती है। फिर फाइनली हम कुछ आरएनएन के आर्किटेक्चर जो हैं उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंस डाटा हम अक्सर डेली लाइफ के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे स्पीच रिकग्निशन का अगर हम सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो स्पीच जो है वो एक सीक्वेंस डाटा की एग्जांपल है। और उस सीक्वेंस डाटा पे कुछ प्रोसेसिंग होगी, जिसके नतीजे में उस सिग्नल से एक्चुअली जो टेक्स्ट है वो जनरेट करेगा सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिकली सीक्वेंस डाटा की एक एग्जांपल है। इसी तरह से म्यूज़िक जनरेशन जो है वो भी सीक्वेंस डाटा की एक एग्जांपल है। इस केस में यहाँ पे मैंने फाई यहाँ पे लिखा हुआ है। फाई मीन्स कि हम अगर कोई इनपुट नहीं देते, ठीक है, तो जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं, अगर उनको हमने ट्रेन किया हुआ है, तो उसके नतीजे में विदाउट गिविंग एनी इनपुट भी वो म्यूज़िक जनरेट कर सकते हैं। खुद से म्यूज़िक जनरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी सीक्वेंस डाटा की एक एग्जांपल है। इसी तरह से सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है, सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन जो है वो अगर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे कर रहे हैं, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी सीक्वेंस ऑफ डाटा है। ठीक है, सीक्वेंस है ना, यानी कि वर्ड्स का सीक्वेंस मैटर करता है। तो उस सीक्वेंस की बेस पे जो है वो आप उस डॉक्यूमेंट को या उस रिव्यू को एक सेंटीमेंट वैल्यू दे देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, या 1 से लेके 5 तक रैंक दे देते हैं। तो ये भी एक सीक्वेंस डाटा की एग्जांपल है। इसी तरह से डीएनए सीक्वेंस है। डीएनए सीक्वेंस जो है उसके अंदर उसको एनालिसिस करने के लिए कि इसके अंदर कहाँ पे प्रोटीन जो है वो इस सीक्वेंस में कहाँ पे है, उसको एनालाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें सीक्वेंस प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। मशीन ट्रांसलेशन भी इसी की एक एग्जांपल है कि एक सीक्वेंस है एक लैंग्वेज के अंदर, जिसमें सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैं, और हमें उस सीक्वेंस को लेके एक दूसरा सीक्वेंस जनरेट करना चाह रहे हैं जो कि किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर है। तो ये भी सीक्वेंस, इसे बेसिकली कहते हैं सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडलिंग। इसी तरह से वीडियो एक्टिविटी रिकग्निशन है। वीडियो के फ्रेम्स को लेके जो एक सीक्वेंस में होंगे, तो ये आइडेंटिफाई करना कि इस वीडियो के अंदर क्या एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो रही है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर जो 3-4 फ्रेम्स आपको नज़र आ रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि रनिंग इसके अंदर जो है वो परफॉर्म कोई पर्सन कर रहा है। तो ये भी सीक्वेंस डाटा की एक एग्जांपल है। इसी तरह से नेम एंटिटी रिकग्निशन। नेम एंटिटी रिकग्निशन का ये मतलब है कि एक सेंटेंस के अंदर या एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम ये सर्च करना चाह रहे हैं कि इसमें किसी पर्सन का नाम है या किसी लोकेशन का नाम है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें अगर हम टेक्स्ट में से आइडेंटिफ़ाई करना चाह रहे हैं, तो इस टास्क को कहते हैं नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, एनईआर, ठीक है? और ये जो है ये भी एक डेफ़िनिटली सीक्वेंस प्रॉब्लम है, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, और उस सीक्वेंस को प्रोसेस करके उसमें से पर्सन, लोकेशन या इस तरह की डिफरेंट एंटिटीज़ जो हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करना जो है, ये भी एक सीक्वेंस प्रोसेसिंग के एरिया में आता है। और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं, वो इन तमाम तरह की जो कह लें कि प्रोसेसिंग्स हैं, ये सीक्वेंस डाटा की जो सारी की सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनके लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एक मोटिवेटिंग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? लेट्स से मैं एनईआर की एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक्स एक इनपुट है, एक सेंटेंस है, और उस सेंटेंस को हमने उसमें से आइडेंटिफ़ाई करना है कि इसमें नाम कहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अब वो नाम किसी पर्सन का भी है या किसी कंट्री का है, मतलब जस्ट एंटिटी कहाँ पे आ रही है, ठीक है? तो जहाँ पे एंटिटी आ रही है उसको हमने
1 से लेबल किया है और जहाँ पे एंटिटी नहीं आ रही वहाँ उसको हमने 0 से लेबल किया। तो हमने देखें वर्ड बाय वर्ड इसको इस तरह से लेबल कर दिया। ठीक है, आप अज़्यूम कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को ये अभी 0 और 1 यानी कि 2 लेबल्स असाइन हो रहे हैं, तो ये 2 से ज़्यादा लेबल्स भी हो सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि नेम लेट्स से पर्सन नेम जो है उसको डिफरेंट नंबर मिल जाए, ठीक है? नंबर असाइन कर दें हम जब लेबलिंग करें और उसी तरह से जो लोकेशन है उसको भी डिफरेंट नंबर जो है वो असाइन करें, ठीक है? खैर ये इसको हम फॉर्मलाइज़ नोटेशन इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, इसके लिए जो इनपुट सीक्वेंस है उसके लिए x1 x2 अप टू x5 इस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो एक्स इज़ फ्रॉम जो है वहाँ पे x3 और x4 आ जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरह से हम इनपुट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और जो आउटपुट सीक्वेंस है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं y1 y2 y3 y4 y5। जो इनपुट सीक्वेंस है उसका जो उसकी जो लेंथ है उसको tx से हम रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 5 है यहाँ पे क्योंकि 5 वर्ड्स हैं। इसी तरह से जो आउटपुट है वो उसका साइज़ भी 5 है, ठीक है? यहाँ पे इनपुट और आउटपुट जो हैं वो दोनों सेम साइज़ के हैं, लेकिन आरएनएन नेटवर्क्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं, जैसे मशीन ट्रांसलेशन की बात कर लें, जहाँ पे इनपुट की लेंथ डिफरेंट होगी, आउटपुट की लेंथ डिफरेंट होगी। या सेंटीमेंट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी ऐसे ही है कि इनपुट जो है वो पूरा सेंटेंस होगा जबकि आउटपुट जो है वो उसकी पोलैरिटी होगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उस केस में पी वाई जो है वो 1 होगा या एक आउटपुट होगा और टी एक्स जो है वो फिर हम उसका सेंटेंस का साइज़ कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं। किसी भी एक एग्ज़ाम्पल की जो सीक्वेंस है उसको XIT से हम रिप्रेज़ेंट करेंगे। ये ith एग्ज़ाम्पल है, उसकी उस एग्ज़ाम्पल की लेंथ को TXI से रिप्रेज़ेंट करेंगे। इसी तरह से सेम इज़ द केस फॉर y, ठीक है? तो ये कुछ नोटेशंस हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं जिनको हम यूज़ करके आगे देखेंगे कि किस तरह से हम फिर अपनी इक्वेशंस के अंदर इन नोटेशंस को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये बड़ा इम्पोर्टेंट रेज़ होता है कि जो अ, हमारे जो जिस हमने इमेजेस की जब बात की, तो इमेजेस क्योंकि स्टोर होती हैं उसके अंदर डिफरेंट कलर चैनल्स के अंदर, ठीक है? तो उसमें 3 चैनल्स हैं रेड, ग्रीन, ब्लू अगर, तो उनको डिफरेंट नंबर्स असाइन्ड हैं। हमने क्या किया था, हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर देखा था कि हम इमेजेस को जब प्रोसेस करते हैं तो उनकी जो उनको रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल के अंदर जो वैल्यूज़ असाइन्ड हैं, वो हम न्यूरल नेटवर्क को एज़ इनपुट देते हैं। लेकिन टेक्स्ट के केस में हम क्या करेंगे? टेक्स्ट के केस में हमारे पास जो सिंपलेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि एक वोकैब्युलरी हम डिफ़ाइन कर लें और वो वोकैब्युलरी जो है उसमें हमारा पूरे का पूरा जो कॉर्पस है, कॉर्पस से मुराद जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? अगर 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, 200 डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब के जो यूनिक वर्ड्स हैं, उन उनकी एक वोकैब्युलरी बना ली जाए, ठीक है? और उसमें भी हम ये करें कि लेट्स से मोस्ट कॉमन 10,000 वर्ड्स को हम ले लें और उन 10,000 वर्ड्स की हम एक वोकैब्युलरी बना लें। वोकैब्युलरी बनाने के बाद हम क्या करें कि उनको वन हॉट रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूज़ करें उसके लिए, ठीक है? यानी कि अगर हमने इज़ के लिए वन हॉट रिप्रेजेंटेशन या वन हॉट एन्कोडिंग बनानी है, तो उसमें जहाँ पे इज़ आ रहा है जिस इंडेक्स पे, वो 1 होगा और बाकी सारे 0 होंगे। इसी तरह से अगर हमने लेट्स से लास्ट वाला जो है वर्ड, उसको हमने करना है वन हॉट एनकोड तो वो 1 होगा और बाकी सारे जो है वैल्यूज़ वो 0 होंगी। और यहाँ पे एक और चीज़ भी वोकैब्युलरी में ऐड की जाती है अननोन, ठीक है? अननोन का ये पर्पज़ होता है कि क्योंकि हमने नॉर्मली ऐसे ही करते हैं कि जो कॉमन वर्ड्स हैं, सिर्फ़ वही हम रखते हैं। लेट्स से 10,000 कॉमन वर्ड्स सिर्फ़ हम कंसीडर करते हैं वोकैब्युलरी के अंदर। क्योंकि एक लिमिट रखेंगे ना हम चाहे 30,000 भी कर लें, 50,000 कर लें, लेकिन स्टिल उसमें सारी की सारी लैंग्वेज तो कवर नहीं हो सकती। तो उसमें फिर एक इस तरह का एक वर्ड जो है ना वोकैब्युलरी के अंदर ऐड किया जाता है, जिसे हम अननोन कहते हैं, यूएनके से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि जो स्टैंडर्ड नेटवर्क हमने देखा, वो क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता सीक्वेंस डाटा के लिए?
तो जो स्टैंडर्ड नेटवर्क है, इसमें एक तो ये है कि आप खुद इमेजिन करें कि ये जैसे अगर हमने 1 हार्ट एनकोड किया हुआ है, तो अब हमारी वोकैब्युलरी का साइज़ लेट्स से 10,000 है और वो 10,000 जो है वो अब लेट्स से एक वर्ड है दी, ठीक है? अब दी जो है वर्ड उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 हार्ट एंड कोड के अंदर, जिसकी डायमेंशन क्या होगी 10,000, ठीक है? तो इट मीन्स के यहाँ पे पहला जो वर्ड है उसके लिए 10,000 इनपुट्स होंगे, पहले सिर्फ एक वर्ड के लिए। इसी तरह से दूसरे वर्ड के लिए भी 10,000 इनपुट्स होंगे। तो आप खुद इमेजिन करें कि अगर आपके पास एक सेंटेंस के अंदर जस्ट 10 वर्ड्स हों, तो वो 10 वर्ड्स जो हैं इट मीन्स के एक 100,000 जो इनपुट्स हैं, वो आपके आएँगे फर्स्ट लेयर के अंदर ही। तो आप इमेजिन कर सकते हैं खुद से कि फुली कनेक्टेड डेंस नेटवर्क जो है, उसके लिए कंप्यूटेशंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी और वो पॉसिबल ही नहीं रहेगा उसके लिए। एक जो नॉर्मल कंप्यूटर है, उसपे उसको प्रोसेस करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा, ठीक है? तो इसलिए हम एक तो ये वजह है कि हम स्टैंडर्ड जो नेटवर्क्स हैं वो यूज़ नहीं करते जब हम टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं, प्रेफ़र नहीं किया जाता। कर सकते हैं आप, ठीक है? लेकिन ना सिर्फ़ ये कि पैरामीटर्स नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स बहुत बढ़ जाते हैं, बल्कि 1-2 और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो ये स्टैंडर्ड नेटवर्क्स हैं, इसमें इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं, वो सेम होते हैं, हम देखते आ रहे हैं प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। लेकिन टेक्स्ट के केस में ऐसा नहीं है। सेंटेंसेस छोटे-बड़े भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। पहला सेंटेंस की लेंथ डिफरेंट होगी, दूसरे सेंटेंस की लेंथ डिफरेंट होगी। ठीक है? पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। दूसरी चीज़ तीसरी एक्चुअली प्रॉब्लम, पहली तो मैंने आपको बता दी कि पैरामीटर्स जो है ना, वो बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डज़न्ट शेयर फीचर्स लर्न्ड अक्रॉस डिफरेंट पोज़ीशंस ऑफ टेक्स्ट। तो जैसे हमने कॉन्नेट्स के केस में देखा था कि एक जो पैटर्न लर्न होता है एक इमेज के एक पार्ट के लिए वो यूज़फुल होता है दूसरे पार्ट के लिए भी, ठीक है? सेम इज़ द केस हियर कि अगर किसी पर्सन का नाम लेट्स से फर्स्ट फर्स्ट इनपुट आ रहा है, ठीक है? तो वो फर्स्ट के तौर पे ही जब आएगा तो वो उसको आइडेंटिफ़ाई करेगा कि वो पर्सन का नाम है, ठीक है? अगर सेंटर में कहीं पे आएगा तो वो उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकेगा, ये जो स्टैंडर्ड नेटवर्क या फुली कनेक्टेड नेटवर्क होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे भी वही ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं जो हमने कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स के अंदर देखा कि हम जो इनके जो एक टेक्स्ट के एक एरिया के लिए हमने लर्न किया है पैटर्न या उसने आइडेंटिफ़ाई किया है नेटवर्क ने, उसको वो दूसरी जगह पे भी जो है वो अप्लाई कर सके और उसको भी आइडेंटिफ़ाई कर सके कि ये भी एक्चुअली एक पर्सन का नेम है। ठीक है? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अच्छा, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर आप एक जो सीक्वेंस के अंदर लेट्स से अगर हम नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन की ही बात करें, तो उसमें जो वर्ड्स हैं सारे के सारे, वो वर्ड्स वन बाय वन वर्ड जो है हम एक लेयर को इनपुट करेंगे। जैसे पहला वर्ड लेंगे, उसको 1 हार्ट एंड कोड रिप्रेजेंटेशन उसकी, वो इनपुट कर देंगे अपने एक हिडन लेयर के अंदर, ठीक है? और उसकी बेस पे हमें एक जो है वो आउटपुट मिल जाएगा पहले वर्ड का, ठीक है? इसी तरह से दूसरा वर्ड जो है, उसका 1 हार्ट एंड कोड जो है वो इनपुट करेंगे, तो ये एक लैता से लेयर है। इसके नतीजे में हमें एक आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अब ये होगा कि ये जो x2 का इनपुट इसके अंदर हम दे रहे हैं, इसके साथ ही हम x1 की तरफ से भी एक इनपुट जो है, जो कि एक्टिवेशन हो रही है एक्चुअली, लेयर्स जो एक्टिवेशन कर रही हैं, वो भी इनपुट के तौर पे देंगे। तो अब y2 y hat 2 कैसे कंप्यूट हो रहा है? बेसिकली x2 और a1 ये दोनों जो हैं, ये इन कंप्यूटेशंस में यूज़ हो रहे हैं, जिसके नतीजे में y2 जो है वो कंप्यूट हो रहा है। इसी तरह से x3 और फिर y3 जो है उसकी बेस पे कंप्यूट होगा। इसी तरह से लास्ट जो है एलिमेंट
वो जो वर्ड है उसका 1 हाइट एंड कोड आप इनपुट करोगे और उसकी बेस पे आपके पास लास्ट जो आउटपुट है या लास्ट जो प्रेडिक्शन है वो आ जाएगी। अच्छा, कन्वेंशनली इसमें स्टार्ट पे भी A0 एक्टिवेशन भी इनपुट की जाती है और नॉर्मली ये ऑल ज़ीरोज़ का वेक्टर होता है, ठीक है? इसमें सिर्फ़ ज़ीरोज़ होते हैं। तो ये एक जनरल आइडिया है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स का। इसी फिगर को कुछ जगहों पे आप देखेंगे कुछ बुक्स के अंदर इस तरह से भी रिप्रेज़ेंट किया जाता है, ठीक है? आप इसको इस तरह से समझ लें कि ये XT एक जनरल सीक्वेंस की टर्म है, जो कि इनपुट की जा रही है और उसके नतीजे में Y जो है, YT जो है, वो प्रेडिक्ट हो रहा है। और ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है और जिसमें जो ये ब्लैक बॉक्स नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि टाइम डिले है, यानी कि टाइम डिले के बाद अगला वर्ड फिर आएगा, ठीक है? उसके बाद अगला वर्ड और इसमें साथ ही जो है वो एक्टिवेशंस जो हैं, वो भी साथ में फिर इनपुट हो रही हैं, ठीक है? तो आप चाहे लेफ्ट वाले मैं समझता हूँ लेफ्ट वाला जो लेफ्ट वाली फिगर है वो ज़्यादा ईज़ी टू कम्प्रीहेंड है। तो आप लेफ्ट वाली से भी समझ सकते हैं इसको और राइट वाले से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, इनके वेट्स की अगर बात करें तो जो इनपुट है हमारा उसका एक अपना वेट मैट्रिक्स होता है और ये कॉमन होता है अक्रॉस ऑल लेयर्स, ठीक है? सारे वर्ड्स की जो इनपुट लेयर्स हैं हिडन लेयर्स हैं उनमें जो इनपुट जा रहा है उनका एक ही जो है मैट्रिक्स जो है वो होगा जिसे हम WAX कहेंगे, ठीक है? WAX क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक्टिवेशन कंप्यूट करने के लिए हम ये वेट्स यूज़ करते हैं और ये इनपुट लेते हैं x, तो इसलिए WAX। इसी तरह से जो एक्टिवेशंस इनपुट हो रही हैं, उनके भी अपने वेट्स होंगे, जिसे हम WAA से रिप्रेज़ेंट करेंगे, क्योंकि A को यूज़ करते हुए A कंप्यूट हो रहा है, तो इसलिए WAA। इसी तरह से जो आउटपुट है, यहाँ पे भी WYA जो है वो वेट्स होंगे। यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखें आप कि इधर ये जो y प्रेडिक्ट हो रहा है, यहाँ पे या तो कोई या तो सिग्मॉइड फंक्शन होगा, अगर हमने बाइनरी प्रेडिक्शन करनी है, यानी 0 और 1 ही अगर हमें चाहिए, या यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स भी हो सकता है, ठीक है? और वो आपको पता है कि सॉफ्ट मैक्स अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं है, 2 से ज़्यादा क्लासेस हैं, तो उस केस में आपको फिर यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ये यूनिडायरेक्शनल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ठीक है? यानी कि अगर हम लेट्स से किसी पर्सन का नेम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो उस पर्सन का नेम उससे पहले आने वाले वर्ड्स की बेस पे डिसाइड होगा कि ये पर्सन का नाम है या नहीं है। अब यहाँ पे ये टेडी रोज़वेल्ट जो है, ये एक पर्सन का नेम है। अगर हम सिर्फ पहले वाले वर्ड्स देखें, तो ये पहले वाले वर्ड्स इस सेंटेंस के भी सेम हैं, इस सेंटेंस के भी सेम हैं, टेडी से पहले, ठीक है? तो ये यूनिडायरेक्शनल जो है उसमें ये आप कह लें कि अगर हमने नेम एंटिटी रिकॉग्निशन वाला काम करना है तो उसमें ये वीकनेस है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वो दोनों को हो सकता है कि प्रेडिक्ट करे कि दोनों किसी पर्सन के नाम है, हालांकि ये दूसरा जो सेंटेंस है उसमें टेडी बियर्स है, तो जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, ये किसी ये पर्सन का नाम नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए जो है हम देखेंगे अगली वीडियोस के अंदर कि बाई डायरेक्शनल आरएनएन होते हैं, जो कि दोनों डायरेक्शंस में जो है वो फॉरवर्ड प्रोपगेशन जिनमें होती है, ठीक है? तो इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अच्छा, यूनिडायरेक्शनल जो आरएनएन है, इसमें फॉरवर्ड प्रोपगेशन जो है वो कैसे होती है? इसमें फॉरवर्ड प्रोपगेशन जो है वो इस तरह से होती है कि जी A1 अगर हमने कंप्यूट करना है, तो उसमें हम WAA जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे A0 के साथ, ठीक है? अगर आपको याद हो, अभी मैंने आपको बताया कि ये WAA यहाँ पे, ठीक है? ये जो वेट है, यहाँ से जो इनपुट हो रहा है, यहाँ पे वेट असाइन्ड है, तो ये मल्टीप्लाई होगा A0 के साथ प्लस WAX जो ये इसका वेट है, ये X1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस एक बायस टर्म जो है वो ऐड होगी। इस सब सब कंप्यूटेशन के बाद इस पे एक एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो यूज़ होगा। एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो नॉर्मली 10H जो है वो यूज़ किया जाता है आरएनएन्स के अंदर, ठीक है?
तो जब हम कर लेंगे कंप्यूट, तो दूसरा हमारा काम ये होगा कि हम अ, या तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ सिग्मॉइड फंक्शन या सॉफ्टमैक्स फंक्शन जो है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे। और ये जो पिछला हमारा प्रीवियस जो एक्टिवेशन आई है ये हिडन लेयर से, ये मल्टीप्लाई होगी इस वेट के साथ जो यहाँ पे साइन होगा, और उसमें एक बायस टर्म ऐड होगी, और फाइनली उस पे वो सिग्मॉइड का लेट्स से एक्टिवेशन जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है? तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि ये अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट वर्ड का आपको बताया था, A1 Y1 का। लेकिन जनरली यही पैटर्न है कि अगर हमने किसी भी टाइम स्टैम्प टी के लिए जो है वो एक्टिवेशन कंप्यूट करनी है, तो वो प्रीवियस एक्टिवेशन, ठीक है, और उसके वेट्स प्लस करंट इनपुट, उसके वेट्स और प्लस बायस वो ऐड होगी तो एक्टिवेशन कंप्यूट हो जाएगी। और इसी तरह से वेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट एक्टिवेशन के साथ, उसमें बायस ऐड करके उस पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो वो वाई की जो वैल्यू है वो कंप्यूट हो जाएगी। इस नोटेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दो इक्वेशंस अभी हमने देखी प्रीवियस स्लाइड के अंदर। तो ये जो पहली इक्वेशन है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसमें ये डब्ल्यू ए और डब्ल्यू ए एक्स जो हैं, उनको मैंने डब्ल्यू ए की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है? और आप इसको इस तरह से समझें कि ये इन दो मैट्रिसेस को लेके मैंने इस तरह से कंबाइन कर दिया, ठीक है? और ये जो आगे मैंने ए टी माइनस वन कामा एक्स टी लिखा है, ठीक है, ये मैंने इनको स्टैक कर दिया है वर्टिकली, ठीक है, यानी कि ए टी माइनस वन और एक्स टी, ये इस तरह से स्टैक कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों क्योंकि आपस में ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा यही चीज़ जो है, यही इक्वेशन जो है ये वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इस ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है, ताकि आगे हम इसको इसी फॉर्मेट में यूज़ करें और हमें आसानी हो इसको समझने में, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डब्ल्यू ए कर दिया इसको, यहाँ पे हम डब्ल्यू वाई कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो एज इट इज़ इक्वेशन रहेगी यहाँ पे। अच्छा, अब लॉस फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। लॉस फंक्शन जो है वो वही वाला यूज़ होगा जो आप देखते आ रहे हैं, ठीक है। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या लॉग लॉस फंक्शन जो आप देखते आ रहे हैं वही वाला यहाँ पे भी यूज़ होता है। और उसका जो सम है, सम ओवर ऑल दी वर्ड्स, ठीक है, वो उसका टोटल लॉस बन जाता है। यानी कि ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो सिंगल जो टाइम स्टैम्प के अंदर या सिंगल जो इनपुट है उसके लिए वो लॉस है, ठीक है, यानी वाई वन की क्या वैल्यू प्रेडिक्ट हो रही है और क्या आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये उस एक के लिए है, और उन सब सीक्वेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, अगर हम सब का लॉस सम कर लेते हैं तो वो टोटल हमारा लॉस जो है वो आ जाता है। और इसको इंटरेस्टिंगली जो है जैसे कि आपको पता है कि फिर बैक प्रोपगेशन से हम ये जो एरर है उसको बैक प्रोपगेट करते हैं, और ये आरएनएन के अंदर इसे हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम, ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस के अंदर डाटा है ना, पहले एक वर्ड आता है, फिर दूसरा वर्ड आता है, फिर तीसरा वर्ड आता है, और क्योंकि हम उन वर्ड्स बैकवर्ड वर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। अच्छा, ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएन्स हमने देखे थे, ठीक है? तो इन डिफरेंट टाइप के जो ये सीक्वेंस प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए डिफरेंट तरह के आरएनएन्स या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम देखते हैं आरएनएन आर्किटेक्चर्स की। सबसे सिंपलेस्ट वन जो है वो है वन टू वन। वन टू वन को वैसे टेक्निकली आरएनएन तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, टाइम सीक्वेंस नहीं है। इसमें एक ही इनपुट है और उसी के नतीजे में आउटपुट है, ठीक है? और A0 जो है उसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड नेटवर्क ही बन जाता है कि कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, एक हिडन लेयर है, और फिर कुछ आउटपुट, एक आउटपुट लेयर है जस्ट, ठीक है? तो ये वन टू वन आर्किटेक्चर है। इसी तरह से वन टू मैनी है,
एग्जांपल है, जैसे हमने म्यूज़िक जनरेशन की बात की, तो एक इनपुट या 1 या 2 या कुछ उसको सिंबल्स हम इनपुट की दें, म्यूज़िक की सिंबल्स, और उसकी बेस पे बाकी का वो म्यूज़िक खुद से जनरेट कर दे। या कुछ भी इनपुट के तौर पे ना दें और वो खुद से जो है आरएनएन जो है वो म्यूज़िक जनरेट कर दे। तो ये वन टू मैनी आर्किटेक्चर की एक एग्जांपल है। इस केस में क्या होता है कि जो भी आउटपुट आ रहा है सीक्वेंस के अंदर, वो अगले स्टेप के अंदर वो एज़ अ इनपुट यूज़ हो रहा है, ठीक है? और उसकी बेस पे फिर अगला सीक्वेंस जो है वो जनरेट होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, दैट इज़ मैनी टू वन। मैनी टू वन जो आर्किटेक्चर है, इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे सेंटीमेंट एनालिसिस हो गया, ठीक है? या फेक न्यूज़ हो गया। तो उसमें हम एक पूरा सीक्वेंस प्रोसेस करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि इसकी क्लास अब क्या होगी। तो उसमें हर स्टेप के ऊपर जो है वो आउटपुट नहीं होता। आउटपुट सिर्फ़ लास्ट सीक्वेंस के स्टेप पे होता है और उसकी बेस पे जो है वो एक उसको जो क्लास है लेट्स से वो असाइन कर दी जाती है। इस तरह से मैनी टू मैनी है, जिसकी हमने एग्ज़ाम्पल देखी नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन के केस में, कि हम हर वर्ड को लेबल करना चाह रहे हैं कि वो एक एंटिटी है या नहीं है। तो ये मैनी टू मैनी आरएनएन की एग्ज़ाम्पल है। और मैनी टू मैनी की एक और एग्ज़ाम्पल इस तरह से भी है कि हम पहले सारे एज़ इनपुट दे दें वर्ड्स, और फिर सारे आउटपुट एज़ आउटपुट वर्ड्स जो हैं वो बाद में जो है वो मॉडल प्रेडिक्ट करें। ये जो एग्ज़ाम्पल है मैनी टू मैनी की, इसकी एग्ज़ाम्पल है मशीन ट्रांसलेशन। जब हम एक लैंग्वेज के अंदर इनपुट देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरी लैंग्वेज के अंदर हमें आउटपुट दे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, तो उस केस के अंदर हम इस तरह का आर्किटेक्चर जो है वो आरएनएन का यूज़ करते हैं। इसमें जो पहला पार्ट है इसका, इसे हम एनकोडर कहते हैं, और ये जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड डिकोडर, ठीक है? तो ये कुछ आरएनएन के हवाले से हमने देखा कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैक प्रोपगेशन किस तरह से होती है, लॉस कैसे कंप्यूट होता है, और फाइनली हमने कुछ आर्किटेक्चर्स जो हैं वो देखे। नेक्स्ट जो लेक्चर है इसके अंदर हम इसको फर्दर जो है वो रिफाइन करेंगे, और फिर हम कुछ जाएंगे कुछ स्पेशलाइज्ड जो इसके अंदर आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे GRU है या LSTM है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे।